हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोगों को कल गुड न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि आप लोगों का जो यूजीसी नेट दिसंबर वाले साइकिल का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट शीट एनटीए ने अनाउंस कर दी है। 6 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम है उसकी डेट शीट है 6 से 22 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अब रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव मोड ऑन कर दीजिए और रिलैक्स मोड को ऑफ कर दीजिए। आज की जो क्लास है वो हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन यूनिट से होने वाली है, जो कि आपके पेपर 1 की यूनिट 4 है। आज की ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आगे की कोई भी क्लास अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संचार। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। अब वो कैसा प्रोसेस है इसके बारे में हम बात करेंगे। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर विच इम्प्लाइज कॉमननेस। जो कम्युनिकेशन का वर्ड है वो किस से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे? कम्युनिस या फिर कम्युनिकेयर। एक वर्ड है कम्युनिस और एक वर्ड है कम्युनिकेयर। इनका मतलब क्या होता है? कॉमननेस। अब कॉमननेस का क्या मतलब होता है? कॉमननेस का मतलब होता है समान या सामान्यता। तो देखो, कम्युनिकेशन संचार, हम आम भाषा में इसको कहते हैं बातचीत। बातचीत के दौरान हम क्या करते हैं कि अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स या फिर कोई आइडिया, ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जब हम बातचीत करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए? कॉमननेस के लिए। कॉमननेस का मतलब जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो चीज़ हम कन्वे करना चाहते हैं, जो मैसेज हम दूसरे को देना चाहते हैं, अगर वो एज इट इज़ दूसरे के पास पहुंच जाता है, यानी कि कॉमन हो जाता है दोनों के बीच, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। दो लैटिन वर्ड, एक होता है कम्युनिस, एक होता है कम्युनिकेयर। कम्युनिस जो है वो एक हमारा नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमन और शेयरिंग। कम्युनिस का मतलब होता है या तो कॉमन, समान, या फिर शेयरिंग यानी कि साझा करना। ये लिख रहा है ना, साझा करना। उसके साथ ही सिमिलरली कम्युनिकेयर इज़ ए वर्ब। कम्युनिस जो है वो एक नाउन है और जो कम्युनिकेयर है वो एक वर्ब है विच मीन्स मेक समथिंग कॉमन, यानी कि किसी चीज़ को कॉमन बनाना। कॉमन क्या बना रहे हैं हम? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो चीज़ हम कन्वे करना चाहते हैं, जो मैसेज हम दूसरे को देना चाहते हैं, जो चीज़ हम अपने माइंड में सोच रहे हैं, वही चीज़ हम दूसरे तक अगर एज इट इज़ पहुंचा देते हैं, यानी कि एक कॉमनिटी हो गई, एक कॉमन हो गया। तो यानी कि टू मेक समथिंग कॉमन, तो उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रक्रिया है ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि हम अपना जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको शेयर करते हैं, थॉट्स को शेयर करते हैं, कोई मैसेज है, संदेश है, उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, फैक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़, ओपिनियन, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हम अपनी शेयर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक कैसा प्रोसेस है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, मैसेज, आइडियाज़, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारे माइंड में है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और उन चीज़ों को एज इट इज़ दूसरों तक पहुंचा देना, यानी कि कॉमन कर देना सब कुछ, उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। अब अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूमैन और समर और न्यूमैन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, न्यूमैन और समर के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। यानी संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, राय या भावनाओं को आदान प्रदान है। आदान प्रदान मतलब लेना देना। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है एक टू वे प्रोसेस है जिसमें एक होता है सेंडर, एक कौन होता है? सेंडर। और सेंडर अपने मैसेज को किस तक पहुंचाता है? रिसीवर तक। ये जो प्रोसेस होता है किस तरीके से काम करता है इसको हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। तो सेंडर अपना जो भी है, जैसे कि मैं सेंडर हूँ, इस वक्त मेरा क्या पर्पस है कि मैं आपको कम्युनिकेशन यूनिट अच्छे से समझा सकूँ। तो जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ अगर वो एज इट इज़ आप तक पहुँच जाती है,
आप समझ जाते हो, जो चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ वो आप एज इट इज़ समझ जाते हो, यानी कि वो कॉमन हो गया। और जहाँ पर कॉमन हो जाएगा, एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो चीज़ सेंडर समझाना चाहता है वही चीज़ रिसीवर समझ जाएगा, यानी कि वहाँ पर सब कॉमन हो गया। तो वहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ आप कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, अगर दूसरा पर्सन उस चीज़ को समझ जाता है, उसके पास एज इट इज़ वो चीज़ पहुँच जाती है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम अपनी बात, जैसे कि मैं अपनी बात आप तक ठीक से नहीं पहुँचा पा रही, आप मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेशन बैरियर्स भी होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से एक पर्सन की बात दूसरे तक नहीं पहुँच पाती। बैरियर्स की बात हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो जब कोई बैरियर आ जाता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता, उसको हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी सेंडर कहना चाहता है, समझाना चाहता है, वो रिसीवर अगर एज इट इज़ समझ जाता है, उस तक मैसेज सक्सेसफुली कन्वे हो जाता है, वो ठीक से एनकोड कर डिकोड कर लेता है मैसेज को, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें आपने समझी। कम्युनिकेशन में एक सेंडर रिसीवर का होना ज़रूरी है, बट एक टाइप की कम्युनिकेशन होती है इंट्रा कम्युनिकेशन, जिसमें कि एक रिसीवर का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसमें हम खुद से बात करते हैं, जिसकी बात हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो अभी आप लोगों को कम्युनिकेशन समझ आया। कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस है, यानी कि सेंडर अपनी बात कहता है और रिसीवर उसको सुनने और समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो ये एक टू वे प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। एक पर्सन के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा दूसरे पर्सन या दूसरे ग्रुप को अपनी बात कही जाती है, इसीलिए ये टू वे प्रोसेस है। दिस प्रोसेस गोज़ ऑन एंड इंक्लूड्स अ मिनिमम ऑफ वन सेंडर एंड रिसीवर। इस प्रोसेस में कम से कम एक सेंडर और रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेंडर जो होगा वो अपनी बात को एनकोड करेगा और उसके बाद रिसीवर उसको डीकोड करेगा और उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा। तो सेंडर और रिसीवर ये दो मेन होते हैं जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। तो सेंडर और रिसीवर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मैसेज को पास करने के लिए। दीज मैसेजेस कैन आइदर बी एनी, ये मैसेज जो हैं, जो भी सेंडर कन्वे कर रहा है, वो आइडियाज़ हो सकते हैं, इमेजिनेशन हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, थॉट्स हो सकती हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है, संचार प्रक्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बातों के द्वारा, यानी कि आप वर्ड्स के द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हो। कम्युनिकेशन इससे बहुत ऊपर है। आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देखकर, बिना कुछ बोले, बिल्कुल शांत रहकर भी कम्युनिकेशन होती है, जिसमें कि आप कुछ बोलते नहीं हो तब भी कम्युनिकेशन हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन क्या होता है कि ये टू वे प्रोसेस है और इसमें सेंडर और रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैसेज पास किया जा सके वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और इसमें हम शेयरिंग किसकी करते हैं, जो भी चीज़ हम अपने माइंड में सोच रहे हैं, जो भी चीज़ हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आइडियाज़ हो सकता है, इमेजिनेशन हो सकता है, हमारे इमोशंस हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, हमारी फीलिंग्स हो सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। हिंदी में भी आप लोग पढ़ लीजिए इसको ठीक से, इंग्लिश और हिंदी दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने स्लाइड में हिंदी और इंग्लिश में, अपनी हर क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करती हूँ। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली चीज़ सेंडर। सेंडर का क्या मतलब होता है, सेंडर का मतलब होता है वो कम्युनिकेटर जो कि जनरेट करता है या एनकोड करता है मैसेज को, उसको हम क्या कहते हैं, सेंडर। और एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग का मतलब है कि जो भी मैसेज दिया जा रहा है सेंडर के द्वारा, उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म देना, जैसे आप वर्ड्स की फॉर्म में या फिर पिक्चर्स की फॉर्म में या फिर गेस्चर्स की फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप अपने मैसेज को एक सिंबल की फॉर्म देना, उसको हम कहते हैं एनकोड। जो भी सेंडर कहना चाहता है वो किस तरीके से कह रहा है अपनी बात को। अब मैसेज क्या होता है, मैसेज तो आप सभी को पता है। मैसेज का क्या मतलब होता है, ये कोई आइडिया हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी का कोई व्यू पॉइंट हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, आपकी फीलिंग हो सकती हैं। जो भी चीज़ आप सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हो वो किसके अंडर आएगा, मैसेज के अंडर। और उसके बाद क्या होता है, चैनल। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मीडियम और एक चैनल। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। चैनल्स का मतलब होता है एक ऐसा रूट बाय विच द मैसेज ट्रेवल्स, यानी कि वो रूट जिसके द्वारा मैसेज ट्रैवल करता है।
किसके ज़रिए आप जो है अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हो? ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या फिर यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, किसके थ्रू आप बात कर रहे हो? तो वो किसके अंडर आएगा? चैनल्स के अंदर। और मीडियम क्या होता है? मीडियम चैनल से अलग होता है। मीडियम का मतलब है फिजिकल मीन्स टू ट्रांसमिट द मैसेज, यानी कि आप ओरली अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हो या फिर रिटन फॉर्म में पहुंचा रहे हो, वो आएगा मीडियम के अंदर। ठीक है, तो मीडियम इज़ डिफरेंट फ्रॉम चैनल। तो ये बात आप लोग याद रखना कि मीडियम जो है वो चैनल से अलग है। अब रिसीवर का क्या मतलब होता है? रिसीवर इज़ दैट पर्सन जिसको सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा गया या भेजा जाता है। अगर रिसीवर सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को डिकोड कर लेता है या अंडरस्टैंड कर लेता है, तभी कहा जाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अब डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो भी मैसेज सेंडर के द्वारा एनकोड किया गया या भेजा गया, उसको समझना। किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। दैट मीन्स कन्वर्टिंग द सिम्बल्स एनकोडेड बाय सेंडर। डिकोडिंग का मतलब कि जो मैसेज भेजा है सेंडर ने उसको समझ लेना ठीक से, उसको क्या कहेंगे हम? डिकोडिंग। और डिकोडिंग किसके द्वारा की जाती है? रिसीवर के द्वारा। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये कि सेंडर क्योंकि मैसेज को एनकोड करता है तो हम सेंडर को एनकोडर भी कह सकते हैं। दूसरा, डिकोडिंग का काम कौन करता है? डिकोडिंग का काम करता है रिसीवर, तो हम रिसीवर को डिकोडर भी कह सकते हैं। ये चीज़ आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो चैनल और मैसेज का चैनल और मीडियम का क्या मतलब है, इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों चीज़ों में ये सिमिलर हैं या अलग अलग हैं, ये मैंने आपको अभी समझाया, ये अपने पास अच्छे से नोट कीजिए। दूसरी चीज़ कि आप एनकोडर किसे कहोगे? जो कि मैसेज को एनकोड करता है। मैसेज को एनकोड कौन करता है? सेंडर। तो सेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनकोडर। रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को, इसीलिए रिसीवर कैन ऑल्सो कॉल्ड डिकोडर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब नॉइज़ का क्या मतलब होता है? नॉइज़ का मतलब होता है कोई भी रुकावट। नॉइज़ का यहाँ मतलब होता है कम्युनिकेशन में रुकावट। दैट मीन्स कि अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई रुकावट पैदा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉइज़। फॉर इंस्टेंस, ख़राब अगर टेलीफोन का कनेक्शन है तो उसको क्या कहोगे? आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक रुकावट पैदा हुई, टेलीफोन का कनेक्शन ठीक नहीं है तो आप दूसरे पर्सन तक अपनी बात ठीक से नहीं पहुंचा सकते, तो वो क्या हुआ? हमारा नॉइज़। या फिर मैसेज को ठीक से अगर एनकोड नहीं किया गया, उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी गई, तो वो भी क्या होगा? रुकावट, यानी कि नॉइज़। ठीक है, तो हमारा मैसेज से भी रिलेटेड है नॉइज़, चैनल से भी रिलेटेड है, रिसीवर से भी रिलेटेड है। रिसीवर से कैसे रिलेटेड होगा? कि अगर रिसीवर इनअटेंटिव है, यानी उसका ध्यान कहीं और है, तो वो किससे रिलेटेड होगा? नॉइज़। रिसीवर से रिलेटेड, क्योंकि रुकावट किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, मैसेज, चैनल या रिसीवर, तीनों से रिलेटेड हो सकती है हमारी रुकावट, है ना। और एग्जाम्पल हो सकते हैं नॉइज़ के, जैसे कि रॉन्ग गेस्चर्स। अगर आपने सही गेस्चर्स का प्रयोग नहीं किया, आप कहना कुछ और चाहते हो, गेस्चर्स के ज़रिए इशारा आप कुछ और कर रहे हो दूसरे पर्सन को और वो उसका कोई और ही मतलब समझ जाता है, तो वो भी क्या हुआ? एक तरीके से वो नॉइज़ का ही पार्ट हुआ। तो नॉइज़ हमारा मैसेज, चैनल और रिसीवर तीनों से ही रिलेटेड होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ आया। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस वर्क कैसे करता है उसकी हम बात करते हैं। देखो, मैंने इन सब का मतलब तो आपको समझा ही दिया है कि सेंडर क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, मैसेज क्या होता है। अब जो सेंडर होता है वो क्या करता है? एनकोड करता है। जो भी बात सेंडर को कहनी है उसको वो एक सिंबॉलिक फॉर्म देता है, एनकोड करता है। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब वो पिक्चर्स का रूप दे सकता है, वर्ड्स का रूप दे सकता है, गेस्चर्स का यूज़ कर सकता है, किसी भी तरीके से वो एनकोड करता है। किसको? मैसेज को। मैसेज जो भी बात अपनी वो कन्वे करना चाहता है, व्यू पॉइंट, इन्फॉर्मेशन, आइडिया, फैक्ट, जो भी है उसको हम कहेंगे मैसेज। अब ये मैसेज को डिकोड किया जाता है किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। डिकोडिंग मतलब जो मैसेज भेजा गया है सेंडर के द्वारा उसको समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, यानी डिकोडिंग किसके द्वारा की जाती है? रिसीवर के द्वारा। रिसीवर कौन होता है? जिसके द्वारा मैसेज किया जाता है, जिसको मैसेज किया जाता है सेंडर के द्वारा, वो होता है रिसीवर। अब रिसीवर जब बात को समझ लेता है, जो चीज़ सेंडर सेंड करना चाह रहा था, जो चीज़ रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहा था, वो जब उसके पास पहुंच जाती है सक्सेसफुली, तो उसके बाद जो रिसीवर जो भी रिस्पॉन्स करेगा, जो भी रिएक्ट करेगा, जो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक। तो रिसीवर ने फीडबैक दिया और वो वापस से फीडबैक कहाँ चला जाता है? सेंडर के पास।
ओके तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, यानी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सो द फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला, कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑल्सो ड्यूरिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, आइडियाज कैन बी शेयर्ड फेस टू फेस विद ईच अदर। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप फेस टू फेस किसी से बातचीत करते हो, अपने आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो आपस में वो शेयर करते हो, तो वो किसका पार्ट होगा, वो होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन का पार्ट। वाइल इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ यूज टू इंटरेक्ट वाया अदर मीन्स। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा कि आप फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हो, आप कुछ चैनल्स के थ्रू बात कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपको जो आप बता रही हूँ, जो भी चीज़ समझा रही हूँ, तो आप मुझे यूट्यूब पर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अगर आप मुझे कमेंट करते हो, तो वो मेरी और आपकी कैसे बात हो रही है, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। बिकॉज हम लोग फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं। जैसे इस वक्त भी हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। बिकॉज हम कुछ चैनल्स का यूज़ करके यूट्यूब के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो इंटरनेट के माध्यम से या ईमेल या व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों के अगर द्वारा आप बात करते हो, तो वो किसका पार्ट होगा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आप फेस टू फेस बात करते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकेंड हम अपना कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो वो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और ओपिनियंस एंड थॉट्स, यानी कि आइडियाज़ और ओपिनियंस एंड थॉट्स को एक्सचेंज करना। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस एंड थॉट्स। यानी जो कम्युनिकेशन है वो किसके बगैर नहीं हो सकती, आइडियाज़, ओपिनियंस एंड थॉट्स के बगैर नहीं हो सकती। इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग एन आइडिया इन हिज और हर माइंड, देन ही और शी नीड्स टू एक्सचेंज दोज आइडियाज़ विद अदर पर्सन। आपके माइंड में जो भी है, अगर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस कब होगा, जब आपके माइंड में जो भी चीज़ है, कुछ भी है, कोई भी आइडिया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी है, आपकी फीलिंग है, वो जब तक आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे, एक्सचेंज नहीं करोगे उन आइडियाज़ को, तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है किस चीज़ की, एक्सचेंज करने की उन आइडियाज़ के, किसके साथ, दूसरे पर्सन के साथ, तभी होगा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, एंड तभी हमारा होगा कम्युनिकेशन। Hence for communication there must be an exchange of ideas and feelings among two or more persons. कम्युनिकेशन प्रोसेस के डन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप एक्सचेंज करें, दूसरे तक पहुंचाएं अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन जो भी है। तो एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस होना है तो आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा दूसरों के साथ। ये हुआ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एक से अधिक व्यक्ति या मोर देन वन पर्सन। इट इज़ द foremost नीड ऑफ कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन पर्सन फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि आइडियाज़ एंड ओपिनियंस जो हैं उनका एक्सचेंज होना ज़रूरी है, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। अब एक्सचेंज अगर आप करना चाहते हो अपनी जो भी आपके माइंड में चल रहा है, तो उसके लिए एक से ज़्यादा व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। वो बात अलग है कि एक जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, उसमें ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम खुद से बात करते हैं, जैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को एनकरेज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, या फिर खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो सब इंट्रा कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। बट मेनली जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस होना है तो। बिकॉज कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ एंड ओपिनियंस को, इसीलिए दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस विद द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल। बस उसको छोड़कर जो मैंने आपको अभी बताया, देयर इज़ ए नीड टू हैव बोथ सेंडर एंड रिसीवर। दोनों के होना बहुत ज़रूरी है, सेंडर का भी, रिसीवर का भी, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के होने के लिए एक सेंडर का होना ज़रूरी है, बिकॉज सेंडर ही तो होता है जो किसी मैसेज को कन्वे करता है।
एनकोड करता है और रिसीवर क्या करता है, उसको डीकोड करता है। तो ये दो मेन होते हैं कम्युनिकेशन के पार्ट, सेंडर और रिसीवर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन इज ए साइक्लिकल और कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैसा, संचार एक चक्रीय या सतत प्रक्रिया है। कैसे है, अगर आप लोगों ने लास्ट स्लाइड ठीक से देखी है ना, तो देखो उसमें मैंने क्या किया था, पहले था सेंडर, उसके बाद था मैसेज जिसको एनकोड किया जा रहा था सेंडर के द्वारा, उसके बाद डीकोड किया जा रहा था रिसीवर के द्वारा, और उसके बाद क्या था, फीडबैक। तो एक साइक्लिकल प्रोसेस था, है ना, कि पहले तो बात कही गई, फिर रिसीवर ने वो बात रिसीव की और उसके बाद जो वो फीडबैक देता है दोबारा से सेंडर को ही देता है। तो ये एक तरीके से इस तरीके से चलती रहती है ये प्रक्रिया, यानी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। फॉर ए मैसेज सेंड बाय द सेंडर देयर विल बी रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, जैसा मैंने आपको अभी बताया। द सेंडर देन सेंड अ कॉपी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। अब उसके बेस पर जो रिसीवर ने रिस्पॉन्ड किया यानी कि फीडबैक दिया, उसके बेसिस पर सेंडर क्या करेगा, उसके बेसिस पर फिर रिस्पॉन्स करेगा दोबारा, टू विच द रिसीवर रिस्पॉन्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। और ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। जैसे लास्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो यहाँ पर देखो, ये साइक्लिकल प्रोसेस है। सेंडर ने अपनी बात को एनकोड किया, किसको, मैसेज को, फिर उसको डीकोड किया रिसीवर ने, उसके बाद रिसीवर ने उस बात को समझने के बाद जो भी फीडबैक दिया, जो भी रिएक्ट किया, अपनी प्रतिक्रिया दी, वो किसको दी, सेंडर को दी। अब सेंडर उसको सुनने के बाद फिर से अपनी कोई बात बोलेगा, फिर से वो रिसीवर के पास पहुँचेगी, फिर से वो फीडबैक देगा। इस तरीके से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस है। साइक्लिकल प्रोसेस का क्या मतलब होता है, एक चक्रीय प्रक्रिया है, जो कि पहले सेंडर से रिसीवर तक बात पहुंची और रिसीवर ने फिर उसके बाद अपनी बात को दोबारा से रिसीवर सेंडर तक पहुंचाया। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। द सेंडर देन सेंड अ कॉपी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू विच द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड साइक्लिकल प्रोसेस कम्युनिकेशन। लेट्स मूव फर्दर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी समझ। For effective communication, mutual understanding plays a vital role. It means that the receiver should receive the information in the identical spirit with which the sender wants to communicate the message. देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसका क्या मतलब है कि दैट मीन्स कि रिसीवर जो है उसको वही रिसीव करना चाहिए जो कि सेंडर उसको रिसीव कराना चाहता है, उसको वही चीज़ ग्रहण करनी चाहिए जो कि सेंडर चाहता है कि वो ग्रहण करे। यानी जो भी सेंडर कहना चाह रहा है, अगर रिसीवर उसको एज इट इज़ समझ लेता है, यानी कि आपसी समझ होनी ज़रूरी है सेंडर और रिसीवर के बीच। इस वक्त देखो ये एग्जाम्पल बेस्ट है, मैं आपको समझा रही हूँ। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर आप लोग एज इट इज़ वो चीज़ समझ लेते हो, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो आप समझ लेते हो, यानी कि हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने जो कहना चाहा वो आपने एज इट इज़ समझ लिया, तो वो क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि रिसीवर और सेंडर के बीच आपसी समझ होना ज़रूरी है, ताकि जो कहना चाह रहा है सेंडर वही एज इट इज़ समझ सके रिसीवर। उसको हम कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग इज़ मेन पॉइंट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ मच मोर देन वर्ड्स। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो शब्दों से कहीं अधिक है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट मेयरली सेंडिंग और रिसीविंग फैक्ट। कम्युनिकेशन का या संचार का केवल ये मतलब नहीं है कि शब्दों में अपनी बात को व्यक्त किया जाए या तथ्य को भेजा जाए या प्राप्त किया जाए। कम्युनिकेशन में भी रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है या फिर गेस्चरल हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स आइडियाज़ एंड इमोशंस। अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ डन थ्रू साइंस, सिम्बल्स एंड गेस्चर्स। देखो कम्युनिकेशन शब्दों से कहीं अधिक है। इस बात को अगर मैं आपको समझाऊं तो शब्दों के द्वारा हम अपनी बात कैसे कहते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में कहते हैं, है ना, रिटन फॉर्म में कहते हैं, या फिर वर्बली या फिर रिटन ओरली कैसे भी कह देते हैं। लेकिन ये शब्दों से अधिक क्यों है, इसलिए बिकॉज जब हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, इमोशंस हम अपने किसी के सामने शेयर करते हैं, तो हमें वहाँ पर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको अगर कोई हर्ट करता है, आपके फेस पर शो हो जाएगा कि आप हर्ट हुए हो। आप कुछ नहीं बोलोगे तब भी आपका फेस दिखा देगा कि आप हर्ट हुए हो। अगर आप किसी से गुस्सा हो
तो वो भी आपका सामने से पता चल जाएगा कि आप गुस्सा हो। जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ, अगर मैं आपके सामने होती इस वक्त और मैं गुस्सा होती, तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता कि मैं गुस्सा हूँ, आप मेरे हाव भाव देखकर ही समझ जाते कि मैम जो है इस वक्त नाराज़ हैं या फिर गुस्सा हैं। तो इन चीज़ों को कहने की नीड नहीं होती। जैसे कि आप किसी दोस्त के पास जाते हो, वो आपसे बात नहीं करता, कोई वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा, वर्बल कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, वो आपसे बात ही नहीं करता, तो आप आइडिया लगा लेते हो, आप समझ जाते हो कि कुछ ना कुछ तो बात है जो ये मुझसे बात नहीं कर रहा। तो बिना बात किए भी कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि आपका दोस्त समझ गया कि आप नाराज़ हो उससे, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ, बिना कुछ कहे सुने भी कम्युनिकेशन हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि संचार शब्दों से कहीं अधिक है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आई थिंक याद भी रहेगा। कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक संचार, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम कहते हैं अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलेट्स टू कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में बात कर रहे हो, मान लीजिए आपको स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी है, तो वहाँ एक आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, तो वो आएगा कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन विच वी हैव विद अवर फैमिली और फ्रेंड्स। अगर आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ एथिक्स वगैरह ये सब आप फॉलो नहीं करते हो, आप नॉर्मली बात करते हो। आपने देखा होगा डिफरेंस होता है, हम अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं, और हम अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स से बात करते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात करना वो होगा इनफॉर्मल, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन के हेड से बात कर रहे हो, एचओडी से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, अपनी कॉलेज के डीन से बात कर रहे हो, वो सब किसके अंडर आएगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर। तो ये होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में। ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अब कराने वाली। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच आ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर बात क्या कही गई है? यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है इक्वल स्टेटस। जहाँ पर भी इक्वल स्टेटस की बात आ जाए, देखो यहाँ कहा गया है कि कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहाँ लोगों को समान दर्जा प्राप्त है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से प्रयुक्त होती है? यहाँ आपको ध्यान देना है इक्वल स्टेटस। दो टाइप के कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उनको हम अपनी आगे की नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि वो क्लासेस आपकी बिल्कुल मिस ना हो। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसे, और वर्टिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? इस तरीके से। वर्टिकल यानी कि लंबवत, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब एक ही लेवल के लोग आपस में बातचीत करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, प्रिंसिपल किसी दूसरे प्रिंसिपल से बात कर रहा है, एक टीचर दूसरे टीचर के साथ बात कर रहा है, वो सब लोग एक समान दर्जे के हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि क्षैतिज संचार। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? इस तरीके से लंबवत। लंबवत का मतलब है एक होगा हायर पोजीशन पर और एक होगा लोअर पोजीशन पर। जैसे कि एक प्रिंसिपल और टीचर की आपस में बातचीत हो रही है, वो क्या होगा? हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। या फिर एक कॉलेज के डीन की बात हो रही है और एक जो है वहाँ का जो वर्कर है उसकी बात हो रही है, तो वो भी क्या होगा? हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पर भी समान दर्जा नहीं है लोगों का। तो जहाँ पर भी समान दर्जे की बात आएगी वो होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि इक्वल स्टेटस, और जहाँ पर भी अलग स्टेटस की बात आएगी यानी कि इक्वल स्टेटस नहीं होगा, जहाँ हायर और लोअर पोजीशन की बात होगी, दो स्टेटस के लोग होंगे, तो वहाँ पर हमेशा होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इक्वल स्टेटस की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न से रिलेटेड है। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि असर्शन जो बात कह रहा है वो ट्रू है या नहीं, और रीज़न जो बात कह रहा है वो ट्रू है या नहीं। पहले तो ये देख लीजिए कि दोनों बातें सही कही गई हैं या नहीं,
और उसके बाद आप देखिए कि जो रीज़न है क्या वो सच में रीज़न है असर्शन का, उसके बाद देखिए आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो असर्शन है तो ये सही है या नहीं। टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम इज़ ए नेचुरल एबिलिटी, कक्षा में अच्छी तरह से बातचीत करना एक प्राकृतिक क्षमता है। रीज़न क्या कह रहा है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि अगर आपको कक्षा में प्रभावी शिक्षण करना है, इफेक्टिव टीचिंग करनी है, तो आपके पास कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, अगर इफेक्टिव टीचिंग आप करते हो तो टीचिंग में भी आप कम्युनिकेशन प्रोसेस का यूज़ करते हो, तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन प्रोसेस का पता होना ज़रूरी है। यानी ये एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करना एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, उसके लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो यहाँ जो नेचुरल एबिलिटी लिखा हुआ है ये गलत है, आपको कोई जन्मजात नहीं मिलता है, ये जो एबिलिटी है ये जन्मजात नहीं मिलती है, प्राकृतिक नहीं होती है। तो असर्शन हो जाएगा फॉल्स और रीज़न हो जाएगा सही, यानी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इन्हेंस्ड बाय, यानी किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा। सबसे पहला है इस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, सेकेंड है एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को अज्ञानता को उजागर करना, विद्यार्थियों की अज्ञानता को उजागर करना, बिल्कुल निगेटिव है तो इसको काट दो। इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, यानी कि इंफॉर्मेशन लोड को बढ़ाना, इंफॉर्मेशन के वजन को बढ़ाना, ये भी निगेटिव है। यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स का यूज़ करना कहीं पर भी कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता, और हम तेज़ आवाज़ में अगर किसी से कुछ कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेप्शन अच्छे से हो जाएगा, रिसीवर तक बहुत अच्छे से सक्सेसफुली बात पहुंच जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप चाहे धीरे बोलो या फिर तेज़ बोलो, आपका बात जो है वो रिसीवर तक एज इट इज़ पहुंचनी चाहिए, उसको कहते हैं सही कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट है जो कि सही बात कह रहा है कि एक दृष्टिकोण स्थापित करना, उसको हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस, यानी कि प्रभावी संचार पूर्व कल्पना करता है किसकी। नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता, ऐसा नहीं होता है। डोमिनेशन, यानी कि प्रभुत्व बनाना दूसरों पर अपना, ये भी गलत है। पैसिविटी, निष्क्रियता, ये भी गलत है बिकॉज ये भी नेगेटिव बात कह रहा है। अंडरस्टैंडिंग, इतनी देर से हम यही समझ रहे थे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आप एज इट इज़ समझ जाते हो, यानी अंडरस्टैंडिंग अगर हुई है रिसीवर और सेंडर के बीच तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज तीनों ही ऑप्शंस निगेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, यानी उस महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें जिसका शिक्षक को कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय ध्यान रखना होता है। जब कक्षा में एक शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत करता है तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि निकटता से बचना, बिल्कुल गलत, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, निकटता से क्यों बचेगा शिक्षक। वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज, बार बार रुकना, अगर आप बार बार रुकोगे तो वो एक तरीके से बोरिंगनेस क्रिएट करेगा। फिक्स्ड पोस्चर, अगर आप एक ही स्थिति में खड़े हो, एक जगह खड़े हो, स्थिर आसन, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। सही क्या होगा हमारा, ये वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि आवाज़ में उतार चढ़ाव होना, आवाज़ में उतार चढ़ाव होना। अगर आपको किसी बात पर जोर देकर कहना है, आप बच्चों को समझाना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा वॉइस को मॉड्यूलेशन कीजिए, और अगर आपको कोई बात आराम से समझानी है तो आप अपनी बात को, अपनी आवाज़ को धीमे कर सकते हो, तो उसको कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, जो कि एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए अपनी किसी भी बात को बच्चों तक पहुँचाने के टाइम। ये था मेरी तरफ से कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग क्लास। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी अच्छे से। अगर आप लोग आगे की कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना गाइस, और सपोर्ट करना। 700 होने वाले हैं बहुत जल्द, और
ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।